नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड पुलिस में एएसआई के नए पद सृजित किए गए हैं। निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को अधिक प्रमोशन देने के लिए हेड कांस्टेबल के लिए 1750 पद बढ़ा दिए गए हैं और सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध को तोड़ते हुए सरकार ने निचले रैंक के पुलिस कर्मियों के लिए प्रमोशन के अवसर बढ़ा दिए हैं, जिसको लेकर एडिशनल एसआई रैंक में 1750 नए पद सृजित कर दिए गए हैं। अब तक पुलिस ढांचे में ये पद शामिल नहीं था। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहां पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें और हमारा पुलिस विभाग जो कि उत्तराखंड का एक मित्र पुलिस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस दिशा में अच्छा काम करें। सरकार है, हम उनका पूरा सहयोग हर समय करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और मैं उनको सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा समन्वय बनाकर सभी लोग काम करेंगे। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे मामले में सरकार ने पहल करते हुए समाधान करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों को समय से प्रोन्नत कर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। इन पदों पर उन्नति के साथ साथ 2200 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा और सीएम धामी के आदेश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फैसले से जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही विवेचना के लिए नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे। अब आज के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लिया गया है, 1750 हेड कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे तो पदोन्नति का अवसर बढ़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1750 एडिशनल एसआई के पद हैं जो पूरी तरह नए हैं। हेड कांस्टेबल और एसआई के बीच में एक रैंक पैदा हो गया है एडिशनल एसआई का, और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल की अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होएगी। तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि हेड कांस्टेबल 15 साल के आसपास आ जाएंगे और एसआई एडिशनल एसआई बनने में 25 साल की सर्विस पे बन सकेंगे। तो पूरे विभाग में इससे एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जंप आएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है कि हमारे एसआई जो थे विवेचना के लिए बहुत कम उपलब्ध होते थे। एडिशनल एसआई को हम विवेचना के अधिकार देंगे और भी बहुत सारे अधिकार इनको देंगे, 2 स्टार ये लोग पहन पाएंगे। तो उससे हमारा जो विवेचना का लोड एसआई से, प्लेन के ज़िलों में एक एसआई 40-40 विवेचना करता है एक साल में,
तो उसमें गुणवत्ता आ ही नहीं पाती, उसे बहुत ज़्यादा कोर्ट में भी खड़े रहना पड़ता है। तो विवेचना का लोड भी हमारे एसआई से कम होगा और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा एडिशनल एसआई रैंक बनने से। ये सारे फायदे इस फैसले से होने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान हुआ। साथ ही साथ पुलिस में एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे कि एक ही रैंक पे 20, 25, 30 साल जो अभी चल रहा था, कांस्टेबल ही रहता था आदमी 30 साल तक, 25 साल तक, वो नहीं होगा। तो उसमें नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए जहां एक और महिला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था और इसीलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। कहा कि महिला आरक्षण वाला जो विषय आपने उठाया, महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। लेकिन कोर्ट में जाने से लगता है कि मामला लेट लखीपी हो जाएगा, क्योंकि अगर अध्यादेश आता तो जल्दी से फैसला आ जाता, और क्योंकि भर्तियां भी निकलनी है, तब तक जब तक महिला आरक्षण क्लियर नहीं हो जाता तब तक रोस्टर भी नहीं बन सकता। देखिए, दोनों विषयों पर विचार चल रहा है और क्योंकि विधायी व्यवस्थाएं होती है, विधायी दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ती है और माननीय मुख्यमंत्री उसका जो भी निर्णय है वो सबके सम्मुख होगा। आज नाम वापसी का दिन है और मुझे बताते खुशी है कि हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं थोड़ी बहुत नारायण जो नामांकन किए थे, आज लगभग सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। और मैंने कहा भी है कि भाई कार्यकर्ता की कई बार महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं, लेकिन सबसे सामंजस्य बनाकर कुलदीप जी हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, पूरी टीम में से बातचीत करके लगभग आज हमारी अधिकतम सहमति बन चुकी है। सब लोग आज नाम वापस करेंगे और सर समय से हमारा कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग उनको जिताएंगे। मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत के साथ पहली बार हरिद्वार के अंदर पंचायतों में। शारदा पीठ और ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने की खबर के बाद हरिद्वार स्थित उनके आश्रम में सन्नाटा पसर गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में हालांकि बहुत कम संत हैं, लेकिन शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने का समाचार पाकर वो शोकाकुल हो गए। निरंजनी पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद ने इस सनातन धर्म को बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने संन्यास परंपरा में शंकराचार्य के महत्व को बताते हुए कहा कि पूरा संत समाज इस क्षति से आहत है। जो जगतगुरु शंकराचार्य जी का जो स्वरूप था, जो उनका आभा था, जो उनकी प्रतिभा थी, वो अवर्णीय था। और मैं पूज्य सदानंद जी महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ रह करके जिस प्रकार से देश में जो भी कार्य संयोग हो सके, हम सदैव आपके साथ हैं। आज बहुत ही दुखद और अत्यंत खेदमयी घटना है। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का निधन और उनका ब्रह्मलीन होना, क्योंकि मुझे लगता है 100 साल के आसपास के थे, लेकिन उनकी जो एक आभा थी, उनका जो एक तेज था, उनकी जो एक प्रतिभा थी, उनका जो एक स्वरूप था, वो देदीप्यमान था। मैं पुनः उनके श्री चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता। हमारे अखाड़े के सभी पंचकेसरी महंत सचिव उनको आमंत्रण देने गए थे और उस दिन उन्होंने कहा कि मैं भी तो अखाड़े का ही एक सन्यासी हूँ, क्योंकि ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो इनके गुरुजी थे, जो बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य थे, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से सर्वप्रथम चद्दर तिलक होगा, तभी शंकराचार्य की मान्यता होगी। तो उस दिन मुझे आभास हुआ कि उनका अखाड़े के प्रति कितना लगाव है। समय समय पर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भेजा था, वो स्वयं तो शरीर से अस्वस्थ थे, तो सभी अखाड़ों में उन्होंने पुकार करवाई थी। वो एक बहुत बड़ी बात थी। शंकराचार्य स्वयं हमारे सनातन धर्मावलंबी में जो 10 नाम सन्यासी हैं, उनके सबसे बड़े गुरु हैं। हम लोग उनको भेंट देते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि इष्ट के प्रति और अखाड़े के प्रति जो उनका भाव था, वो बहुत ही, आज जो स्मरण होता है, बहुत रोमांचित मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो ऐसी दिव्य महान विभूति को पुनः एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि। ज्योतिषी और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99वां वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि 30 अगस्त को देश के सबसे वरिष्ठ संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99वां जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया गया था। 4 धाम तीर्थ पुरोहित
महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश सत्ती ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को धार्मिक क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वे दो पीठों के ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। इसके अलावा वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। वे 1973 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने और 1981 में उन्हें द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पर अभिषिक्त किया गया। तब से लेकर अद्यावधि तक वे दोनों ही पीठों के 15 जुलाई को हेलन गांव की घचारी महिलाओं के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस की ज्यादती से पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर यूकेडी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीके जोशी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। 43 पृष्ठ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस की जो जबरदस्ती से ग्रामीण जनता के अधिकारों पर सभी नियमों कानूनों को ताक में रखकर पूंजीपतियों के लाभ के लिए ये सब किया गया है, जिसको लेकर जांच कमेटी ने आरोपियों की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा करने की मांग की है। क्योंकि एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और उन तथ्यों की जो है वहां जांच करे कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो उस पर आज हमने जो है 43 पेज की एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट, जो कि मैं डीके जोशी और हमारे साथ रमेश चंद पांडे कृषक जी के द्वारा संयुक्त टीम की रिपोर्ट आज हमने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। और इसमें अनुशंसा की गई है कि जिन लोगों ने, क्योंकि इसमें विस्तृत रिपोर्ट हमने दी है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों कानूनों के द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। गौचर पनघट की जो जमीन पर आप अन्य उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर मैदान बनाने के लिए मकिंग की परमिशन दी गई, वह बिल्कुल गलत है। बच्चों और महिलाओं को बिना किसी दोष के उनको अरेस्ट किया गया, तो वो भी कानून विरुद्ध है। सब उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके वो दंडात्मक और प्रशासनिक कार्य। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के सरपरस्ती में कर्मकार कल्याण बोर्ड ने वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 तक 81,173 लोगों को स्किल करने का दावा किया है। इसमें 33 करोड़ 77 लाख रुपए G&G स्किल डेवलपर्स को भुगतान किए गए हैं। और नेगी ने कहा कि मोर्चा द्वारा लगातार कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए करीब 100 करोड़ रुपए की खरीद और वितरण घोटाले की CBI जांच करवाई जाए। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी के जो काले कारनामे हैं, उनकी इतनी लंबी फहरिस्त है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। और इसी कड़ी में हरक सिंह रावत जी जब श्रम मंत्री थे तो उन्होंने कर्मकार कल्याण बोर्ड में लोगों को स्किल करने के नाम पर वर्ष 2017 से लेकर के 2021 तक 33 करोड़ 77 लाख रुपए ट्रेनिंग में खर्च कर दिए। उसके क्या नॉर्म थे, क्या मानक थे, कितने घंटे उनको पढ़ाना है, कैसे स्किल करना है, इन तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ा करके 33 करोड़ तो ये सिर्फ और सिर्फ G&G जो स्किल डेवलपर्स है उसको पे किए गए। उसके साथ निस्बाड एक एजेंसी है, उसको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा दिया गया, जैसा कि अब सूत्र बता रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जो G&G कंपनी है उसमें इन्होंने दावा किया है कि 81,173 लोगों को हमने स्किल करने का काम किया। ये इस तरह से जो पैसे की बर्बादी, जो धन पूरा जो सरकारी पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई है, उसको लूटने का काम किया गया। और इन तमाम भ्रष्टाचारों की जो फेरिस्त है उसमें चाहे 107 बीघा फर्जी पावर अटॉर्नी के जरिए हड़पने का मामला हो, लगभग 100 करोड़ रुपए कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो सामान खरीद, साइकिल सू के लिए तमाम खरीदी गई, वो मामला है। चाहे अपने मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को करोड़ों रुपए अवमुक्त करने का मामला है, न जाने कितने घोटाले हैं। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इनकी सारी की सारी बात कर्मकार कल्याण बोर्ड में आकर के जुड़ती है। हमने पहले भी राजभवन से भी, सरकार से भी मांग।
अल्मोड़ा में जिला गंगा कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी से जुड़े सदस्यों और पदाधिकारियों ने भागीदारी ली। आपको बता दें कि बैठक में अल्मोड़ा जिले की कोसी, सुयाल, रामगंगा समेत सहायक नदियों के संरक्षण में की गई कार्रवाई की डीएम ने समीक्षा की और इस दौरान जिले में 136 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 50 स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है, ताकि नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जनपद में जिला गंगा कमेटी की मीटिंग हर महीने में एक बार की जाती है, जिसमें जो स्वजल विभाग की तरफ से रूरल एरियाज़ में ऐसी ग्राम पंचायतों का चिन्हीकरण किया गया था, उसमें 136 ग्राम पंचायतें निकल कर आई, जिनमें जो नदियों के किनारे स्थित हैं और जहां पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सर्वे किया जा चुका है। अभी लगभग कुछ 50 पॉइंट ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें पानी जो है वो नदी के अंतर्गत गिरता है और सोकपिट वगैरह की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों में नहीं है। वहाँ पर स्वजल के माध्यम से सोकपिट निर्माण किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। 21 पॉइंट लगभग ऐसे निकल कर आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कूड़ा जो है वो एकत्रित नदियों के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। उनमें भी कूड़े के सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही इन ग्राम पंचायतों के विस्तृत वेस्ट मैनेजमेंट। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर गांव में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक खुद चौकी में पहुंचा और आरोपी ने बताया कि उसकी सौतेली मां ने पहले उसके पिता को कुल्हाड़ी से मार डाला और उसके बाद आरोपी ने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि युवक ने चौकी पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी और मामले की जांच की जा रही है। ये हस्बैंड वाइफ है और ये दूसरी वाइफ है इंजमान उल हक हैं और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान उल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में भवेश चटर्जी मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने शुभारंभ किया। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार ने खिलाड़ियों का विधायक से परिचय करवाया और विधायक ने कहा कि यहां केवल महिलाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को ऑक्सीजन और ऊर्जा भी मिलेगी। सब एक सामूहिक रूप से इस मिनी स्टेडियम का इन्होंने सदुपयोग किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ इस भाव के तहत महिला टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। निश्चित ही इस टूर्नामेंट से हमारे आसपास के जो लोग अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं, निश्चित ही ऐसी मानसिकता पे यह मैच या टूर्नामेंट आघात पहुंचाएगा। और जो हमारी बेटियां हैं जिनको एक खुला मंच मिलना चाहिए, खुला मैदान मिलना चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे हमारी बेटियों को खेल कूद के आगे बढ़ने के लिए यह टूर्नामेंट एक ऑक्सीजन का काम करेगा। मैं रुद्र यंग क्लब को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस खेल का आयोजित किए गए इस रुद्रा क्लब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर महिला टीमों के साथ महिला को लेके आए और महिला टीम अच्छे खेलेंगे और हमारे देश में अच्छा मैचेज जाएंगे, क्योंकि महिला टीम बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारे सम्मान है जो लेडीज का सम्मान होता है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है और उसके बावजूद भी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगा पाना प्रशासन के लिए अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। नगर निगम की ओर से लगाए गए कांच और बांस की बोतलों के स्टॉल से भी लोग सामान खरीदने में रुचि नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम ने हर की पौड़ी पर कांच और बांस की बोतल, जूट के थैले और कपड़े की चटाई के लिए स्टॉल शुरू किए थे, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया था। लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी लोग इन हैंडमेड उत्पादों को खरीदने में रुचि नहीं ले रहे। ये महंगाई की वजह से नहीं ले रहे लोग, आ रहे लोग जा रहे हैं पर महंगे देख कर वापसी हो रहे हैं।
जी तारीफ तो बहुत कर रहे हैं पर महंगाई की वजह से ले नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? महंगी बहुत, बोतल 100 की। और ये थैले? ये थैला 100 का, एक थैला 80 का, एक 60 का, एक 50 का। देखिए कभी महिलाएं द्वारा हमारे पास जो जितनी भी एसएचजीज हैं उसमें से हम लोगों ने 8 एसएचजी को चूज़ किया था और उसमें से अभी 4 एसएचजीज काम कर रही हैं और हमारा प्लान ये है कि हम और लोगों भी हम अभी क्योंकि लॉन्च अभी भी हुआ है ये इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरफ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब हमारा जब अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो हम लोग उसको और बढ़ाएंगे और घटाएंगे। पानी की बोतल्स हैं और जूट की बोतल्स हैं, मास्क की बोतल्स हैं। कोटद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 3 बच्चों के खो नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने खो नदी से रेस्क्यू कर 3 बच्चों के शव बाहर निकाले हैं। पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को तीनों बच्चे घर से स्कूटी से निकले थे, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद 10 सितंबर को उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 9 तारीख को आफ्टरनून में पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बच्चे जो 16, 14 और 13 साल के हैं वो घर से मिसिंग हैं। आई थिंक जैसा उन्होंने बताया परिजनों ने कि सुबह 5 बजे से बिना बताए वो घर से निकले थे एक स्कूटी लेकर के। तो पुलिस को जैसे ही पता लगा हमें इमीडिएट उसमें एक मुकदमा दर्ज किया जो मिसिंग का होता है और लगातार और टीमें बनाकर के उनकी सर्चिंग शुरू कर दी थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट पहलू ये था क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल था लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था, एक मोबाइल जो हम ट्रेस कर पाते, तो उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन था कि हम फिजिकली चेक करें, सीसीटीवी चेक करें। तो 3 टीमें, हमारी 2 टीमें थाने की थी और एक सीआईयू की टीम थी। तो लगातार सर्चिंग चल रही थी। बीच में जिस टाइप की भी बातें आई कि ये बच्चे यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, तो हर चीज़ की पुष्टि करी। साथ ही पहले दिन से ही एसडीआरएफ को भी, चूँकि ऐसा भी एक संदेह था, अंदेशा था कि मे बी अंडर एज हैं और स्कूटी लेके गए हैं तो कोई दुर्घटना वाली कंडीशन न हो, तो हमारी एसडीआरएफ भी सर्चिंग में लगी थी। तो आज जैसा आप लोग बता रहे हैं मैं भी वही था, तो एक दुखद घटना हमारे सामने आई है जिसमें तीनों की जो डेड बॉडी। एक तरफ तो सरकार हर नल और हर घर जल की योजना को लगातार आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम रामनगर के डांडा के वासियों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, इसके लिए ग्राम प्रधान, एसडीएम, डीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि आपदा के कारण पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद सभी ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत के भरोसे थे, लेकिन अब बारिश और प्राकृतिक आपदा ने उन स्रोतों को भी नष्ट कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के कारण ये दोनों लाइन जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दे रखा है, आपदा प्रबंधन को भी दे रखा है और कई विभागों को मैंने दे रखा है। ठीक है, अभी कोई इसमें कोई कार्रवाई हो नहीं। कितने परिवार हैं गाँव में? इसमें हो गए कम से कम 1500-1600 कितने दिनों हो गए पानी की दिक्कत है जी। ये करीब लगभग जो है इसको हो गया 20 दिन तो हो गया। क्या दिक्कत आ गई, कहाँ पे कि ये पूरा जो स्रोत पहाड़ से स्रोत है, नदी नाले हैं, इसमें अति बारिश जब होती है तो लाइन बह जाती है। जब नई लाइन बिछती है? हाँ, नई लाइन भी बिछी है, वो भी डैमेज हो गई है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।